हेलो एवरीवन। देखो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर नंबर 3, मानव जनन। और इंग्लिश में इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, आप सब लोगों ने एक चीज देखी है कि भाई हमारे शरीर में बहुत सारे प्रक्रम हो रहे हैं ना। पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो हर चीज को करने के लिए आपके शरीर में एक तंत्र है। ऐसे जनन की बात करें अगर हम, तो जनन भी भाई हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है। और जनन को करने के लिए भाई ऑब्वियस बात है, जैसे बाकी प्रक्रियाओं के लिए बाकी तंत्र है, वैसे ही जनन के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, जनन तंत्र होता है। तो देखो इस चैप्टर में हम 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग 7 टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। भाई सबसे पहला तो भाई जो जनन तंत्र है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। अब जैसे भाई जैसे पाचन तंत्र की बात करें, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई मेल और फीमेल में पाचन तंत्र होता है। और मेल और फीमेल में जो पाचन तंत्र के अंदर जो अंग आते हैं वो सेम होते हैं ना। सबके अंदर मुख होगा, ग्रसिका होगी, ग्रहणी होगी, आमाशय, छोटी आंत, वो सेम होती है सब कुछ। लेकिन अगर हम बात करें जैसे नर और मादा की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो जनन प्रक्रिया इनके अंदर हो रही है वो अलग अलग होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के अंदर जो जनन तंत्र होंगे उनके अंदर जो अंग, जो संरचनाएं मिलेंगी, जो क्रियाएं होंगी, वो भी तो अलग अलग होंगी। तो सबसे पहला इस चैप्टर में हम जनन तंत्र ही पढ़ेंगे। पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, बाद में मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। अब दूसरा इसके बाद जो है हमारा वो है युग्मक जनन, कि भाई हम जानते हैं कि भाई जैसे वृषण हो गए मेल के अंदर, वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। अंडाशय अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी के अंदर अंडाणु बन रहे हैं, एग की फॉर्मेशन हो रही है। तो वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कब चालू होते हैं, कब खत्म होते हैं, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा महिलाओं में भाई आपने सुना होगा, महिलाओं के अंदर भाई हर मंथ कुछ साइकिल चलती है जिसको हम आर्तव चक्र बोलते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, प्रेगनेंसी कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती, ऋतुस्राव जो होता है भाई, जो ब्लीडिंग होती है वो क्यों होती है, वो सारी बातें हम इस आर्तव चक्र में करेंगे। इसके बाद भाई आप जानते हो भाई जैसे मादा के अंदर अंडाणु बन रहे हैं और नर के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं। अब क्या होगा भाई, जैसे मैथुन के टाइम पर नर क्या करता है, शुक्राणुओं को जो स्त्री है उनके शरीर में छोड़ देगा। फिर वहां पे आप जानते हो भाई दोनों का निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद वो जो भ्रूण बनता है वो गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है, जिसको एंडोमेट्रियम, गर्भाशय अंत स्तर बोलते हैं, उसके अंदर जाके घुस जाता है, जिसको हम अंतरोपण बोलते हैं। तो निषेचन कैसे होता है, कब निषेचन होगा, निषेचन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, अंतरोपण कैसे होता है, किस स्टेज पर अंतरोपण होता है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज आप याद रखना भाई, जब अंतरोपण हो जाता है कि भ्रूण जब गर्भाशय का जो अंत स्तर है अगर उसके अंदर घुस गया, तब हम बोलते हैं कि भाई जो वुमन है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, प्रेगनेंसी चालू हो गई। तो सह गर्भता के हम कहते हैं लगभग, अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में जो प्रेगनेंसी है लगभग वो 9 महीने की होती है। तो 9 महीनों में क्या क्या होता है वो तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो मेजर मेजर इवेंट्स उस सह गर्भता के समय आपको देखने मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं भाई 9 महीने के बाद जो है वो बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद वो उसकी डिलीवरी होनी होती है ना, जिसको प्रसव या फिर पार्चुरिशन बोलते हैं। तो वो पार्चुरेशन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है ना, कब होता है, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है दुग्ध स्रवण। फिर जैसे आप लोग जानते हो कि मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथियां होती हैं, उन स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या है, जो मिल्क है, दूध, वो बनता है। लेकिन आप याद रखना कि जो मिल्क जो है ना, उसकी जो निर्माण है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ही होता है। भाई स्तन ग्रंथियां तो हमेशा ही रहती है, लेकिन मिल्क सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ही होगा। तो प्रेगनेंसी के बाद कौन कौन से हार्मोन के अंदर बदलाव होते हैं जिनकी वजह से मिल्क बनना चालू हो जाता है, मिल्क कहाँ बनता है, किस हार्मोन की वजह से मिल्क बाहर निकलता है, तो वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लगभग 7 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो कई सारी वीडियोस बनाऊंगा, उसके अंदर इन सारे टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम जनन तंत्र ही पढ़ लेते हैं, है ना भाई। जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ रखा तंत्र, भाई तंत्र जो होता है किसी में भी, जिसको हम सिस्टम बोल देते हैं, है ना। सिस्टम किससे बनता है भैया, कोई भी सिस्टम आप लो तो वो अंगों से मिलकर बनता है, ऑर्गन्स बनाते हैं ना। आप टिश्यू वाले चैप्टर में एक बेसिक पढ़ते हो भाई, कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। तो सेम चीज अगर हम जनन तंत्र की बात करें भाई, ये पूरा एक सिस्टम है और ये कई सारे ऑर्गन से, अंगों से बना हुआ होता है। अब एक चीज आप याद रखना कि जनन तंत्र के अंदर जो अंग आते हैं उनको मेनली हम दो वर्गों में, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा भाई, सबसे पहला होता है आपके प्राथमिक जनन अंग।
जिनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब देखो हमारे जनन तंत्र के वो अंग जो दो काम कर रहे हैं, याद रखना कौन कौन से। एक जो एंड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रोजन का निर्माण करते हैं। एंड्रोजन मतलब जैसे हॉर्मोन्स की जो फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं, वो युग्मक की बना रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें भाई, जैसे अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो शुक्राणु है वो कहाँ बनता है, वृषण के अंदर। और पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन होता है जैसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसका निर्माण भी कहाँ पर होता है, वो भी वृषण के अंदर ही होता है। तो वृषण जो है वो नरों के अंदर प्राथमिक जनन अंग होते हैं। सेम चीज अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, अंडाशय के अंदर। और महिलाओं के जो दो मेन एंड्रोजन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उन दोनों का निर्माण भी कहाँ पर होता है, वो भी अंडाशय के अंदर ही होता है। तो अभी के लिए आप याद रख लेना, वैसे हम नर पढ़ रहे हैं पर हल्का सा आइडिया आपको दे रहा हूँ खाली यहाँ पर, कि भाई हमारे जनन तंत्र के वो अंग जहां पर एक तो एंड्रोजन्स का निर्माण होता है और दूसरा जहां पर युग्मक बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रथम जनन अंग बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी अंग होंगे हमारे जनन तंत्र में, उनका काम क्या है कि भाई एक तो उनका संग्रहण करना युग्मकों का, है ना, युग्मकों का क्या करना, संग्रहण करना, उन्हें पोषण देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, और उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो हमारे द्वितीय मतलब जो जनन अंग के दूसरे जो अंग है, जो क्या क्या कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं युग्मकों को, उन सबको हम बोलते हैं द्वितीय जनन। अब द्वितीय जनन अंग में आप लोग याद रखना कि भाई द्वितीय जनन अंग में अगर हम देखें तो हमारी मेनली तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी। सबसे पहली जो चीज आती है उसको बोलते हैं हम सहायक नलिकाएं। अब भाई हम कह रहे हैं जैसे भाई वृषण हो गया, वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, है ना, और उन शुक्राणु को बॉडी से बाहर आना, तो ऑब्वियस सी बात है वो कई सारी नलिकाओं से होते हुए बाहर आएंगे। तो कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं और किस सीक्वेंस में होती है, आपको याद रखना, सीक्वेंस भी याद रखनी है कि सबसे पहले आप याद रखना शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो कहां पर होता है, वो शुक्र जनक नलिकाएं मतलब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर होता है। उसके बाद वो पहुंचती हैं वर्षण जालिकाओं में, फिर वहां से वो जाती है शुक्र वाहिकाओं में जिन्हें वास इफरेंस बोलते हैं, फिर अधिवर्षण में एपिडिडाइमिस के अंदर, फिर शुक्रवाहक में वास डिफरेंस के अंदर। अभी खाली हम नाम पढ़ रहे हैं, अभी इन सबकी संरचनाएं वगैरह हम सब देखेंगे। फिर उसके बाद सैखल्य नलिका में और वाहिनी में, और लास्ट में मूत्र मार्ग के थ्रू। एक चीज आप याद रखना भाई, पुरुषों में मूत्र के जाने के लिए और वीर्य के जाने के लिए मतलब शुक्राणु वगैरह के जाने के लिए एक ही जगह होती है जिसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो पहली चीज भाई, अगर हम द्वितीय जनन अंग की बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर आपको मिलती है कुछ नलिकाएं जिन्हें हम सहायक नलिकाएं और एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। मेल में याद रख लेना कौन कौन सी है, शुक्रजनक नलिकाएं, उसके बाद वर्षण जालिकाएं हो गई, फिर शुक्रवाहिकाएं हो गई, फिर अधिवर्षण, फिर शुक्रवाहक, फिर सैखलनीय वाहिनी, और फिर उसके बाद मूत्र मार्ग। और एक चीज आप याद रखना, आपको इसकी सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में वो डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि बताओ भाई जो शुक्राणु है वो किन किन नलिकाओं से होते हुए बाहर निकले। दूसरी चीज भाई, अब जो शुक्राणु है उनको पोषण देने के लिए, उनकी कई सारी क्रियाओं के लिए हमारे शरीर में जनन तंत्र में कई सारी ग्रंथियां होती है। उन ग्रंथियों में अगर हम देखें मेल में तो हमें कौन कौन सी मिलेगी, एक तो पूरस जिसको प्रोस्टेट भी बोलते हैं, एक हो गई हमारी शुक्राशय जिनको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, एक है आपकी कंद मूत्रपथ ग्रंथि जिसको बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा एक और ग्रंथि हमको मिलती है जिसको हम टाइसन ग्लैंड बोलते हैं या टाइसन ग्रंथि बोलते हैं। तो इन ग्रंथियों की कहां कहां पर होती है, कितने नंबर में है, क्या क्या काम है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। अब लास्ट जो भाग है हमारे द्वितीय जनन अंग का, वो है बाहरी जनन इंद्रिय, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मतलब हमारे जनन तंत्र का वो भाग जो आप बाहर से देख सकते हो, है ना, उसे बोलते हैं हम बाहरी जनन इंद्रिय। तो भाई जैसे अगर हम मेल की बात करें तो मेल में सेशन पेनिस या बाहर से देख सकते हो। इसके अलावा वर्षण कोश जिनके अंदर वर्षण होते हैं, स्क्रोटम, वो भी आप देख सकते हो कि बाहर उधर गुहा के बाहर की ओर स्थित होते हैं। तो आप याद रख लेना भाई, वो अंग जहां पर एंड्रोजन और युग्मक बन रहे हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसके अलावा बाकी जितने भी अंग हैं
जो ट्रांसपोर्ट, पोषण, है ना, इन सब में मदद कर रहे हैं, उनको हम द्वितीय जनन अंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? एक तो भाई हमारी सहायक नलिकाएं आ गई, ग्रंथियां आ गई, और बाहरी जननेंद्रिय आ गई। तो अब इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक जनन अंग के बारे में, फिर बाद में द्वितीय जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राथमिक जनन अंग कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई वो अंग जो दो काम कर रहे हैं, एक तो जहां पर एंड्रोजन बन रहे हैं और दूसरे जहां पर युग्मक का निर्माण हो रहा है, उनको हम प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। और हमारे में भाई जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या होते हैं? वृषण और टेस्टिस होते हैं। अब जैसे वृषण की संरचना की अगर आप बात करो तो भाई लगभग कैसा होता है? वो एक अंडाकार होता है। लंबाई उसकी देखोगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई उसकी होती है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक और चीज भाई, जैसे हमारे में वृषण की बात करें तो वृषण बॉडी में ना होकर हमारे बॉडी में जो उदर गुहा होती है उसके बाहर की ओर स्थित होते हैं, वृषण कोश के अंदर। ऐसा क्यों? देखो हमारे शरीर का जो तापमान है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे शरीर में शुक्राणुओं को बनने के लिए 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसीलिए जो वृषण है वो स्क्रोटम में ना होकर बॉडी से बाहर होते हैं, ताकि लगभग उनको 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम मिले और जो शुक्राणु है वो बन सके। ठीक है, तो इस चीज को अब याद रख लेना। अब जैसे भाई मान लो आपने कोई टेस्टिस को लिया आपने, और उस टेस्टिस को अगर आप काट के अंदर से देख रहे हो तो आपको क्या क्या देखने मिलेगा? देखो दो तीन चीजें भाई। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें तो इसके पीछे की साइड जो आप ये लेयर देख पा रहे हो, ये वाली सबसे बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है इसके, मतलब ये सरल शल की उपकला है। इस सरल शल की उपकला का एक फोल्ड होता है पीछे की साइड, ये पीछे का साइड है ये वाला। तो ये जो सरल शल की उपकला यहाँ पर है इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। इसका एक डबल फोल्ड होता है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, और ये पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। इस ट्यूनिका वेजिनालिस के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर से यहाँ पे लाइन बनी हुई है ना, ये आपके जो सघन संयोजी उत्तक है उसकी बनी हुई होती है। तो ये जो वेजिनालिस के जस्ट नीचे सघन संयोजी उत्तक की लेयर है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब याद रखना, देखो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो वर्षण से अंदर को कई सारी पालियों में तोड़ देती है। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कई सारी क्या है, ये पालियां बनी हुई है। इनको क्या बोल देते हैं हम? इनको बोलते हैं वर्षण पालियां और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर आप देखो तो आपको कुछ कुंडलित नली जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। तो ये कई सारे कुंडलित नली जैसे स्ट्रक्चर है। इन नलियों को हम बोलते हैं सबसे पहली आपकी शुक्रजनक नलिका है, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। आप एक चीज याद रखना कि भाई टेस्टिस के अंदर ये जो वर्षण पालियां हैं, एक टेस्टिस में लगभग 250 पालियां होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक पाली के अंदर लगभग 1 से 3 आपको क्या देखने मिलेंगी? ये शुक्रजनक नलिकाएं देखने मिलेंगी। अब देखो इन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने के बाद ये जितने भी नलियां हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये जाली जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं भाई। सब में आप देखो यहाँ पर बन रहे हैं, और बनने के बाद सारे के सारे कहां पर जा रहे हैं? ये सारे के सारे इस वृषण जालिका के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको बोलते हैं हम क्या? वृषण जालिका। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका वृषण जालिका, और इसी को इंग्लिश में रेडी टेस्टिस भी बोलते हैं। अब देखो ये जो रेडी टेस्टिस है इसका क्या काम है वो भी समझते हैं। अब इसके बाद आप देखो यहां से कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है ना, वो नलिकाएं बाहर की तरफ जा रही है। तो होता क्या भाई, ये जो छोटी छोटी लगभग 10 से 12 नलिकाएं यहाँ पर होती है इनको हम बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं, वास इफरेंस। ठीक है भाई, तो वास इफरेंस के बाद आप देखो तो पीछे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो टेस्टिस के पीछे की साइड एक ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अभी जो ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर है पीछे की साइड, इसको हम बोलते हैं क्या? अधिवृषण। अधि का मतलब होता है ना ऊपर, और वृषण मतलब टेस्टिस आपका हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस के बाद देखो यहाँ पर ये लास्ट में हमें एक डक्ट देखने मिलती है, और वो है आपकी ये शुक्र वाहक। लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये शुक्र वाहक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है? सबसे बाहर एक लेयर है ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया देखने मिलता है, जो टेस्टिस को कई सारे कंपार्टमेंट में तोड़ देता है, जिन्हें वर्षण पालियां बोलते हैं।
हर एक वृषण पालिका के अंदर अगर आप देखो लगभग 1 से 3 आपको क्या देखने मिलती है, शुक्रजनक नलिकाएं देखने मिलेंगी। तो वहां पर शुक्राणु बनने के बाद वो कहां पर चले जाते हैं, एक जाली जैसे स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जिसको हम वृषण जालिका बोलते हैं। और वहां से फिर वो टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलते हैं, और निकलने का जो काम है वो भी कुछ नलियों के थ्रू होता है, छोटी छोटी, जिन्हें हम शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं। शुक्रवाहिकाएं क्या करती हैं, जो शुक्राणु है उनको लेकर कहां पे चली जाती है, अधिवृषण में। फिर अधिवृषण में जो है वो शुक्राणु होते हुए अल्टीमेटली कहां पर पहुंचते हैं, शुक्र वाहक के अंदर वास डिफरेंस में। फिर यहां से फिर वे आपस बॉडी के अंदर आते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इन्हीं को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो सबसे पहले भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी हो गई नली, वो हो गई आपकी शुक्रजनक नलिका है। तो सबसे पहले इन्हीं को स्टार्ट करते हैं। तो भाई द्वितीय जनन अंग जैसे मैंने आपको बता दी, भाई क्या क्या कर रहे हैं, परिवहन करेंगे, पोषण करते हैं और संग्रहण का काम करते हैं। इसमें 3 आते हैं भाई। सबसे पहले आती है आपकी सहायक नलिका। तो सहायक नलिकाओं में सबसे पहले हो गई आपकी शुक्रजनक नलिकाएं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जैसे भाई जैसे ये कंपार्टमेंट हो गया, इस कंपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि आपकी ये क्या हो गई, शुक्रजनक नलिका हो गई। अब इस एक शुक्रजनक नलिका को आप बाहर निकालो। तो भाई ये मैंने क्या करा, इस एक शुक्रजनक नलिका को बाहर निकालो, ठीक है। अब ये जो शुक्रजनक नलिका है भाई, एक ट्यूब है खाली ना, सीधी ट्यूब होती है, खाली कुंडली तो होगी। अब क्या करा भाई, जैसे एक शुक्रजनक नलिका हो गई और इसके बाहर जितना भी भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं हम क्या, अंतराली अवकाश। जो किसका बना हुआ होता है, जो बना हुआ है आपका ग्रथि का संयोजी ऊतक का। अब इस अंतराली अवकाश के अंदर अगर आप देखो तो आप यहां देख सकते हो, आपको यहां पर एक कई सारी कोशिकाएं मिल रही है, छोटे छोटे समूह बने हुए हैं कोशिकाओं। तो ये जो कोशिकाएं यहां पर है, इनको बोला जाता है क्या, अंतराली व लेडिक कोशिकाएं। अभी इनका क्या इंपॉर्टेंस अभी समझेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि भाई हम कहते हैं वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, लेकिन वृषण में अगर हम देखें तो एक्चुअली बनाता कौन है, तो वो आपका बनाता है ये लेडिक कोशिकाएं बनाती है। अब जैसे भाई ये ट्यूब है ना, जो आपकी शुक्रजनक नलिका है वो ऐसे एक ट्यूब की तरह है। अब इस ट्यूब को हम क्या करें, काट रहे हैं और उसको सामने से अगर हम देखें, तो जैसे आप ये डायग्राम आप देख रहे हो कि जैसे भाई इसको मान लो वर्षण जालिका हो गई, सॉरी वर्षण नलिका, इसको हम क्या कर रहे हैं, काट के इसको सामने से हम देख रहे हैं शुक्रजनक नलिका को। तो देखो आपको क्या क्या चीज देखने मिलेगी भाई। सबसे पहले इसमें बाहर की तरफ आपको देखने मिलती है एक मेम्ब्रेन, जिसको आधार झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब आधार झिल्ली के बाहर जितना भी एरिया है उसको अंतराली अवकाश बोलते हैं, जहां पर आपकी जो अंतराली और लिडिक कोशिकाएं मिलती है। अब इसके अंदर जितना भी एरिया है वहां पर आपको याद रखना, मेनली 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। कौन कौन सी भाई, एक तो आप ये बड़ी सी सेल देख सकते हो यहाँ पर बीच में जो 4 जगह बना रखी है मैंने, जिसको सर्टोली कोशिका बोलते हैं। याद रखना ये शुक्रजनक नलिका जो है उसके अंदर की साइड में। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी कोशिकाएं हैं जिनको हम नर जर्म कोशिकाएं बोलते हैं। अब याद रखना ये जो नरम जर्म कोशिकाएं होती है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, इनसे ही आपके शुक्राणु बनते हैं। कैसे बनते हैं कि भाई जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसका जो आस्तर होता है अंदर का, वहां पे आपको नर जर्म कोशिकाएं मिलती है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं से शुक्राणु बनने। अब शुक्राणु कोई एक ही स्टेप में नहीं बन जाता, शुक्राणु बनने में कई सारे स्टेप आते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, जिन कोशिकाओं को शुक्राणु बनाने हैं, इन मतलब नर जर्म कोशिकाएं यहाँ पर, इनमें से जिन कोशिकाओं को शुक्राणु बनाने हैं वो साइज में ग्रो कर जाती है। कुछ कोशिकाएं क्या कर जाती है, साइज में ग्रो कर जाती है, और ग्रो करने के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत प्लॉइडी भी याद रख लेना कि जैसे आप जानते हो ना भाई, हम डिप्लॉइड होते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। तो हमारे में जो नर जर्म कोशिकाएं हैं वो 2n होती है, और आप इमेजिन करो एक सेल थी खाली साइज में ग्रो कर गई, तो ग्रो करने के बाद तो क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल जाएंगे, तो वो भी आपकी 2n ही रहती है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती है, ये आपका अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु बनाती है। और आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि भाई जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 चरण के अंदर होता है। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। तो सबसे पहले क्या है, जो आपकी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती है, ये किसमें प्रवेश करती हैं, ये प्रवेश करती है मियोसिस 1 में। और मियोसिस 1 करने के बाद एक अंदर की तरफ एक और दूसरी कोशिकाएं बनाती है, जिनको हम
द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, डिवीजन हुआ है तो होगा क्या भाई, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो कोशिका है वो 2n से कहाँ चली जाती है, n पर चली जाती है। तो कई बार डायरेक्ट याद रखना, आपके प्लॉइडी पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो लिख देंगे कि भाई प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हो गई, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं हो गई, या फिर आपकी स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हो गई। इनकी प्लॉइडी बताओ आप कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम के सेट है वो कितने होते हैं। तो याद रखना, नर जर्म कोशिका 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। प्राथमिक शुक्राणु उसकी वृद्धि से बनी है, तो वृद्धि में तो कोई बदलाव आना नहीं है, तो वो भी 2n ही रहती है। फिर प्राथमिक मियोसिस 1 करके द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनाती है। और आप जानते हो कि द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं भाई मियोसिस 1 से बनी है, और मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम है वो आधे हो जाते हैं, तो वो 2n से क्या हो जाएगी, आपकी n हो जाएगी। अभी आपकी जो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये मियोसिस 2 करती हैं, और मियोसिस 2 होने के बाद कोशिकाएं बनती है, उन्हें हम बोलते हैं शुक्राणु प्रसू और स्पर्मेटेड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, शुक्राणु मियोसिस 2 जो होता है वो एकदम माइटोसिस की तरह ही होता है, तो क्रोमोसोम नंबर जो उसके पास थे द्वितीय शुक्राणु कोशिका के पास, उतने ही उसके पास भी रहेंगे, तो शुक्राणु परसू बन गया। अब होता क्या भाई, जैसे शुक्राणु परसू को अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ वो ऐसे अंडाकार कोशिका होती है, लेकिन जो हमारा शुक्राणु होता है वो कुछ ऐसे टेडपोल जैसी उसकी संरचना होती है। तो एक शुक्राणु परसू से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, जो विभेदन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जन्म। तो क्या होगा भाई, शुक्राणु परसू बना, उसके बाद उसका विभेदन होगा, और फाइनली हमारे क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। फिर शुक्राणु कुछ टाइम तक सर्टोली कोशिका से जुड़े हुए रहते हैं, और फिर बाद में फिर यहां से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो एक चीज आप याद रखना भाई, जैसे हमारी पहली शुक्रजनक नलिकाएं हो गई, इसमें बाहर की तरफ अंतराली अवकाश है जहां पे लेडी कोशिकाएं होती हैं, और अंदर की तरफ आपको दो कोशिकाएं मिलती हैं। एक तो सर्टोली कोशिकाएं मिलेंगी जिनका काम अभी डिस्कस करते हैं, और दूसरा होती है नर जर्म कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया। और वो जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हैं वही विभाजित करके किसकी फॉर्मेशन करती हैं, शुक्राणु को बनाती है। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिए। और बाकी हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो युग्मक जनन ही है, तो वहां पर इन सारी स्टेजेस को दोबारा से पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखो, ये आपको बता दिया है कि भाई प्रत्येक वृषण के अंदर 1 से 3 कुंडलित क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है ना। उनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं आपको, एक तो नरजर्म कोशिकाएं और दूसरा आपको सर्टोली कोशिकाएं मिलती हैं, है ना। और उसके बाहर जो होता है नलिकाओं के, उनको अंतराली अवकाश बोलते हैं, जहां पर अंतराली पदार्थ होता है, जहां पर आपको रुधिर वाहिनियां वगैरह और साथ में लेडी कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये तो दो मेन इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं भाई। हमने ये नरजर्म कोशिकाओं का तो देख लिया कि इनका क्या होगा, ये विभाजन करके शुक्राणु बनाते हैं। अब दो मेन कोशिकाएं यहाँ पर, एक तो आपकी लेडी कोशिका हो गई, है ना, और दूसरी कोशिका यहाँ पर होगी आपकी सर्टोली। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये क्या काम करती हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं अंतराली व लेडी कोशिका के बारे में। लोकेशन मैंने आपको बता दी भाई कि जो आपकी वर्षण पालियां होती है उनके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं हैं, उनके बाहर जो अंतराली अवकाश होता है उसमें जो अंतराली पदार्थ मिलता है उनके अंदर ये मिलेंगे आप। अब देखो, ये जो लेडिक कोशिका है इसका काम होता है आपका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको बनाना। लेकिन आप लोग जानते हो भाई, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या कोई भी हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहा है, मेजॉरिटी जो हार्मोन्स है उनका जो स्रवण है वो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो देखो होता क्या है, आप लोग याद रखना भाई, जैसे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी से पहले हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो लगभग ना के बराबर होता है। होता क्या भाई, जैसे प्यूबर्टी आई, यौवना आरंभ हुआ, प्यूबर्टी आते ही क्या होता है भाई, आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाता है, और उस हार्मोन का नाम है जीएनआरएच। इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। इसको गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन बोल देते हैं हम, ठीक है भाई। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। अब हाइपोथैलेमस से जो ब्लड पिट्यूटरी की तरफ जा रहा है उसके थ्रू ये कहां पर पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि पे जैसे जीएनआरएच जाकर काम करता है, पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं,
कौन कौन से, एक तो आपका हार्मोन रिलीज होता है LH, और दूसरा हार्मोन जो यहाँ से रिलीज होता है वो है FSH। LH को बोलते हैं भाई ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इसको हम पित्त पिडकर भी बोल देते हैं। और दूसरा है आपका FSH, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसको पुट्टक प्रेरक या फिर पुट्टक उद्दीपक हार्मोन इसको हम बोल देते हैं। अब देखो एक चीज आप याद रख लेना कि FSH और LH दोनों की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो स्त्रियों के अंदर ही हुई है। इसलिए इनके जो नाम है ना, वो स्त्री के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसी को बता रहे हैं भाई। जैसे इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH का, पुट्टक प्रेरक हार्मोन। अब पुट्टक आप जानते हो, वो तो भाई आपको महिला में जो ओवरी होती है, अंडाशय, उसके अंदर मिलते हैं। और आप जान थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो कि भाई आपने कि ओवरीज के अंदर अगर आप देखो तो कई सारे पुट्टक होते हैं, और उन पुट्टक में परिवर्धन होता रहता है हर महीने। उसको कराने का काम एक हार्मोन करता है जिसको FSH नाम दिया गया। फिर बाद में जब देखा तो ये FSH मेल के अंदर भी मिला। इसके अलावा भाई जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा हो या याद हो कि भाई होता क्या है कि जब आर्तव चक्र चल रहा है तो आर्तव चक्र के मध्य में ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन कौन कराता है? ओव्यूलेशन कराता है आपका LH हार्मोन, है ना। और LH जो हार्मोन है, इसे इसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटेम को बनाने का काम ये करता है। कोई नहीं, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा अभी, पर अभी के लिए इतना याद रख लेना कि भाई होता क्या है, जैसी प्यूबर्टी आती है हाइपोथैलेमस से GnRH बनने लग जाता है, और जैसे GnRH गया वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर दो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, LH और FSH। अब LH का काम क्या है? LH जाके मैसेज देता है आपकी लेडी कोशिकाओं को, क्या बनाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए। ठीक है, फिर टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करता है वो भी देखते हैं भाई। और इसके अलावा याद रखना, जो FSH होता है, FSH जाकर काम करता है आपके सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स से वो क्या करता है भाई, जो लास्ट वाला स्टेप है, जैसे भी हमने देखा कि सबसे लास्ट में क्या होगा, शुक्राणु परसु बनते हैं, फिर शुक्राणु परसु से आपके शुक्राणु बने। तो शुक्राणु परसु से शुक्राणु का बनना जो है, विभेदन जो हो रहा है, ये सर्टोली सेल करवाती है। और सर्टोली सेल को मैसेज कौन देता है? सर्टोली सेल को देता है मैसेज FSH। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। तो सबसे पहले अगर हम लेडिक सेल की बात करें तो लेडिक सेल क्या करती है भाई, हमारे शरीर में जो पुंजन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसको बनाते हैं। तो भाई आप जानते हो भाई, जैसे हमारी प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने पर हमारे शरीर में कई सारे बदलाव होने लग जाते हैं। और वो जो भी बदलाव मेनली हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के बनने की वजह से ही होते हैं। अब भाई क्या क्या चीजें होंगी कि भाई जैसे आपके जो टेस्टिस है उसका साइज बढ़ने लगता है, आपकी जो नलिकाएं होंगी उनका जो साइज है वो बढ़ने लग जाएगा, जो ग्रंथियां होती हैं आपकी उनका साइज बढ़ने लग जाता है, वो अपना काम करना चालू कर देती हैं। तो एक चीज आप याद रख लेना भाई, ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा ये क्या करेगा, ये अधिवर्षण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय, पूरस्थ ग्रंथि, मूत्र मार्ग, इन सब के अंदर परिवर्धन और परिपक्वन, मतलब इनका मैचुरेशन चालू कर देते हैं और इनकी क्रियाओं का नियमन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भाई आपने देखा होगा जैसे मेल और फीमेल की जो वॉइस होती है वो सेम नहीं होता ना। महिलाओं की अगर आप देखो आवाज तो थोड़ी सुरीली होती है ना। और वहीं मेल की आवाज देखो तो थोड़ी सी भारी होती है, लो पिच होती है। तो भाई हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, उस वोकल कॉर्ड की मोटाई बच्चों के और स्त्रियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और वो ज्यादा होने का जो कारण है वो भी आपका क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। तो एक चीज आप याद रख लेना भाई, एक तो भाई क्या होगा, हमारी जो वॉइस है वो लो पिच हो जाएगी। इसके अलावा भाई जानते हो दाढ़ी मुछाने लग जाती है ना। आपके जो पेल्विक भाग है वहां पर बाल आने लग जाएंगे। इसके अलावा भाई आप जानते हो मेल और फीमेल में अगर हम देखें तो मेल थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो जो क्रोध वाला काम है वो होने लग जाएगा। इसके अलावा जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, मेल और फीमेल का जो बिहेवियर है ना सेक्सुअल, वो सेम नहीं होता, थोड़ा अलग अलग होता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है, लिबिडो जिसको हम बोलते हैं, उसको भी वो प्रेरित करेगा। इसके अलावा आप जानते हो भाई जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है उसको भी वो चालू कर देगा। तो आप याद रख लेना भाई क्या क्या होगा भाई, एक तो पेशीय वृद्धि, बॉडी थोड़ी मस्कुलर होने लगती है। इसके अलावा मुख और जो अक्षीय रोम है उनमें वृद्धि होने लग जाएगी। क्रोध, एंगर, गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है। और जो आवाज है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, निम्न स्वरमान बोलते हैं इसको, लो पिच बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा भाई शुक्राणु निर्माण को भी प्रेरित करेंगे। और जो नर लैंगिक व्यवहार होता है भाई, जो एंड्रोजन है वो हमारे तंत्रिका तंत्र पे काम करती है,
जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा याद रख लेना कि भाई जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है इनके ऊपर इसका जो है अपापचयी मतलब उपापचयी क्या होता है, प्रभाव होता है। तो इन जनरल आपके शरीर में जो भी बदलाव होते हैं प्यूबर्टी आने के ऊपर, है ना, उन सबको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सारे जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं ये आपके सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो ये काम हो गए आपके किसके भाई, लेडी कोशिकाओं के। लेडी कोशिका ने क्या किया, एलएच ने मैसेज दिया, उसने टेस्टोस्टेरोन बनाया, फिर टेस्टोस्टेरोन शरीर में जाकर ये सारी क्रियाओं में लग जाता है। ठीक है, ये सारे काम करने लग जाए। इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पर कोशिका है इट इज, ये हो गया आपके सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिकाओं में भाई जैसे पहला काम हो गया, अभी आपको बताया कि जो शुक्राणु जनन है उसको करने के लिए भी यहाँ पर क्या है, सर्टोली कोशिकाएं मदद करती है। इसके अलावा एक चीज आप याद रख लेना भाई, जैसे आप फीडबैक वगैरह के पढ़ते हो कि भाई जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एलएच रिलीज हुआ, एलएच ने जाके टेस्टोस्टेरोन बनवाया। अब ऐसा तो नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन बनता ही चला जाएगा और जीएनआरएच एलएच बनते ही चले जाएंगे, है ना भाई, एक टाइम पर आके इनको रोकना भी है। तो होता क्या है, जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जितनी चाहिए उतनी हो चुकी है तब वो खुद जाकर अपने प्रोडक्शन को क्या कर देता है, बंद कर देता है, एक नेगेटिव फीडबैक देता है क्या भाई अब और टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो एफएसएच का रिलीज है भाई, जैसे हम कह रहे हैं कि शुक्राणु परसू से शुक्राणु बनवाने में बना तो सर्टोली चल रही है, हेल्प वो कर रही है, लेकिन मैसेज उसको एफएसएच दे रहा है। अब मान लो टेस्टिस के अंदर जितने शुक्राणु बनने थे वो बन चुके हैं और जगह है नहीं वहां पर शुक्राणु बनने। तो होता है कि जब इनफ स्पर्म बन चुके हैं तब हमारी सर्टोली कोशिका एक हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। वो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, वो जाकर जो अग्र पीयूष ग्रंथि है वहां से एफएसएच के स्रवण को बंद कर देता है। ठीक है, तो याद रख लेना भाई कि जो सर्टोली कोशिका है ये एक हार्मोन बनाती है और उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि है वहां से एफएसएच हार्मोन के स्राव को क्या कर देता है, रोक देता है, बंद कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु का जो निर्माण चल रहा है तो अलग अलग जो स्टेजेस होती है उनको वो पोषण भी प्रदान करती है। तो ये भाई सबसे पहली जो नलिका है आपकी कौन सी, शुक्रजनक नलिका, ये उसके बारे में हो गया कि दिखती कैसी है, कितने नंबर में है, अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, बाहर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, है ना, उन कोशिकाओं के काम क्या क्या, कि भाई लेडी कोशिका क्या क्या कर रही है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है ना, फिर टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है। ऐसे ही उसके अंदर की साइड अगर आप देखोगे जब शुक्रजनक नलिका के, तो वहां पर आपको सर्टोली कोशिकाएं मिलेंगी। तो वो क्या क्या काम कर रही हैं मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिया। अब देखो भाई जैसे ये आपका ये हो गया आपकी शुक्रजनक नलिका हो, शुक्र जनक नलिका हो। अब यहां पर शुक्राणु बन रहे हैं। अब शुक्राणु यहां से बनने के बाद कहां पर जाएंगे, अब ये बाहर की तरफ निकलेंगे। तो बाहर ये सबसे पहले कहां पे जाएंगे भाई, सबसे पहले ही जाते हैं वृषण जालिका के अंदर, वृषण जालिका में रेटिटेस्टिस में जाएंगे। अब देखो है कि रेटिटेस्टिस में होता क्या है, ये पहुंचते कैसे, पहली बात तो इसको समझते हैं। देखो आप एक चीज याद रखना, जैसे आपने पढ़ा हो कि स्पर्म की जो टेल की मूवमेंट है, नहीं पढ़ा तो सुन लो कि स्पर्म जो टेस्टिस में बनता है वो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता, उसके टेल की मूवमेंट नहीं होती। टेल की जो मूवमेंट उसकी होती है वो एपिडिडाइमिस अधिवर्षण में चालू होती है। अब भाई लेकिन वो अधिवर्षण तक पहुंचे कैसे भाई, जैसे मान लो ये अधिवर्षण हो गया, रेटिटेस्टिस हो गया, है ना, और वहां पर शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बने, ये आपके स्पर्म हो गए। अब वो चल तो सकते नहीं है, तो उन्हें बाहर वहां पर पहुंचाए कैसे अधिवर्षण तक, क्योंकि उनका जो परिपक्वन है, उनका जो मैच्योरेशन है वो कहां पर होना है, वो अधिवर्षण के अंदर होना है। तो देखो होता क्या है, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है ये बहुत सारा तरल बनाती है इस पूरे ट्यूब के अंदर। और फिर इस शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर की साइड अगर आप देखोगे तो कुछ पेशियां होती है। तो होता क्या भाई, तरल बना लिक्विड, उसके अंदर सारे स्पर्म आ गए। फिर क्या होता है, जो आपकी जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो दबती है, ऐसे बाहर जो पेशियां उसको दबाती है। तो जब वो उसको दबाएंगे तो उसके अंदर का जो तरल है वो आगे जाने लग जाएगा, और तरल जब आगे जाएगा तो उसके साथ साथ
जो शुक्राणु है वो भी आगे जाने लग जाएंगे। लेकिन अब कहानी क्या है कि अगर इतना सारा तरल शुक्राणुओं के साथ बाहर आया वीर्य में, तो वीर्य बहुत पतला हो जाएगा, और अगर वो पतला हो गया तो इससे इनफर्टिलिटी, जो बांझपन है, वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अगर शुक्राणु वीर्य बहुत पतला हुआ तो शुक्राणुओं के नंबर बहुत कम हो जाएंगे। तो सर्टोली सॉल ने ये जितना भी तरल बनाया है वो वापस से पुनः अवशोषित हो जाता है। कहां पर पुनः अवशोषित हो जाता है? अधिवर्षण के अंदर। तो इस चीज को आप याद रख लेना भाई कि शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु बने, वहां से फिर वो अधिवर्षण तक जाते हैं कुछ तरल के थ्रू, और उस तरल को वापस से कौन पुनः अवशोषित कर लेता है? आपका अधिवर्षण। तो याद रख लेना, यह है नलिकाओं का एक जाल है जो शुक्राणुओं के चारों ओर उपस्थित तरल को पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है ना। याद रखना, अगर वो पुनः अवशोषित हो गया तो उससे जो स्पर्म है उसका थोड़ा गाढ़ापन बढ़ जाएगा, है ना, जिससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद अब अधिवर्षण से आपकी जो नेक्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं हम शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं, और इंग्लिश में इनको बोल देते हैं हम वास इफ्रेंस। वास इफ्रेंस। तो याद रखना भाई, अधिवर्षण से मतलब आपके वर्षण जालिका से अधिवर्षण तक स्पर्म को ले जाने का काम ये छोटी छोटी ट्यूब्स करती हैं, कुछ 10 से 12 ट्यूब्स होती है लगभग, इनको हम शुक्र वाहिकाएं बोलते हैं। तो याद रख लेना कि भाई ये जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो गया आपकी भाई शुक्र वाहिका। तो याद रखना 10 से 12 छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिनका काम क्या है? शुक्राणुओं को वर्षण जाल से लेकर अधिवर्षण तक ले जाना। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन आता है वो है आपका अधिवर्षण एपिडिडाइमिस। देखो इसी सीक्वेंस में याद रख लेना भाई, सबसे पहले शुक्रजनक नलिका, फिर आपका वर्षण जालिका, उसके बाद आपके आगे शुक्र वाहिकाएं, अब चौथा आ गया आपका क्या? अधिवर्षण एपिडिडाइमिस। देखो एपी का मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया ऊपर, और डिटाइमिस का मतलब होता है क्या? वर्षण। तो आप याद रखो भाई, जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे की साइड अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये टेस्टिस हो गया, उसके पीछे की साइड आपको ऐसे ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। उस ड्रॉप जैसे स्ट्रक्चर को अधिवर्षण बोलते हैं। और इसके अंदर जो नलिका होती है जहां से स्पर्म होते हुए जाएगी, उस नलिका को बोला जाता है अधिवर्षण नलिका। ठीक है। और फिर यही नलिका क्या बाहर निकल के एक दूसरी डक्ट बना देती है जिसको हम शुक्रवाहक और वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस क्या करेगा? जो स्पर्म है इसको लेकर फिर ये बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, क्या वहां जाके क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखो, जो अधिवर्षण जो जालिका होती है, मतलब जो नली है, उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सिर, और हेड बोल दिया जाता है उसको। फिर मतलब यार स्टार्टिंग में मोटी होती है, फिर जैसे जैसे आगे जा रही है वो पतली होती चली जाती है। तो बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं काय और बॉडी। ठीक है, या फिर कॉर्पस भी बोल देते हैं इसको। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम पूंछ। पूंछ बोल लो, या टेल, या फिर कौड़ा भी बोलते हैं इसको। तो एक चीज आप याद रखना भाई कि सबसे पहले भाई सिर वाला भाग है, फिर काय होती है, और फिर इसमें आपको कौड़ा देखने मिलता है, टेल देखने मिलता है। अब काम क्या है? जैसे भी आपको बताया कि भाई शुक्राणु जो है उनकी गति कब चालू होती है? गति उनकी चालू होती है अधिवर्षण में। तो पहला जो काम है अधिवर्षण का वो क्या है कि भाई जो शुक्राणु है उनका परिपक्वन करना, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, मतलब जब वो अपनी गति लेना चालू कर देंगे। और दूसरा भाई, जैसे शुक्रजनक नलिकाओं में स्पर्म हमेशा बनते रहते हैं, वहां पर बनते जरूर, लेकिन स्टोर वहां पर नहीं होते। स्टोर का जो काम है वो कहां पर होगा? वो अधिवर्षण के अंदर होता है। तो ये कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक क्या करते हैं? शुक्राणुओं का संग्रहण करते हैं। तो भाई ये टेस्टिस के बारे में हो गया, और उसके अंदर जो नलिकाएं हो गई उसके बारे में हो गया। अब देखो, टेस्टिस अधिवर्षण से शुक्रवाहक निकल गए। अब ये जो शुक्रवाहक है ये ऐसे शरीर के अंदर वापस आती है। आप देख रहे हो कि यहां से भाई ये जो अधिवर्षण से क्या है, ये शुक्रवाहक ये वापस आती है। तो अंदर जाकर शरीर में क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो भाई, जैसे शुक्रवाहक की अगर आप बात करो, वास डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो ये जो वास डिफरेंस है, ये जैसे ये अंदर आ रही है, ये अंदर आई,
अब अंदर आने के बाद क्या है, आप याद रखना कि भाई आपका जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये उसके पीछे की साइड जाता है ना, आप देख सकते हो कि ये उसके पीछे की साइड जाती है, ये पीछे की साइड। अब पीछे की साइड जाने के बाद याद रखना इसका जो लास्ट वाला भाग है वो थोड़ा सा फैल जाता है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो। तो थोड़ा इसे जो फैला हुआ पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्या, एम्पुला या फिर तुम्बिका। और इस तुम्बिका के जस्ट बगल में अगर आप देखो तो आपको एक ग्रंथि मिलती है जिसका नाम है शुक्राशय। तो देखो कहानी क्या है, इसको ऐसे समझो आप कि भाई जैसे ये आया आपका वास्ट डिफरेंस, है ना, वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट वाला भाग है वो थोड़ा सा फैल जाता है, इसको तुम्बिका बोलते हैं। और उसके जस्ट साइड में अगर आप देखोगे आपको शुक्राशय ग्रंथि मिलेगी, सेमिनल वेसिकल। अब देखो तुम्बिका से शुक्राणु आ रहे हैं और शुक्राणु शुक्राशय से कुछ तरल आएगा, तो ये दोनों जो है ये मिलकर एक छोटी सी नली बनाते हैं जिसको हम सैखल्य नलिका या फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। और फिर ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, जैसे आप याद रखो भाई, जैसे ये तुम्बिका हो गई उसके बगल में शुक्राशय हो गया, इन दोनों ने मिलकर देखो यहाँ पे एक छोटी सी डक्ट बना दी है, और ये जो छोटी सी डक्ट है इसको बोलते हैं हम सैखल्य वाहिनी या फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट आप देख सकते हो ये किसके अंदर ओपन हो रही है, ये आपका ये जो जाता हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ये जो पूरा है। तो आप देख सकते हो कि भाई ये जो सैखल्य नलिका है इसकी ओपनिंग कहां पर हुई है, इसकी ओपनिंग हुई है आपकी इस भाग के अंदर सबसे पहले वाले। अब देखो जो मूत्र मार्ग होता है, इस मूत्र मार्ग की अगर हम बात करें इसको तीन पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहला वाला भाग जिसके जस्ट बाहर अगर आप देखो तो आपको एक ग्रंथि मिलती है जिसको पूरस ग्रंथि बोलते हैं, ये वाला भाग हो सबसे पहला वाला भाग जिसके चारों तरफ क्या है आपकी जो पूरस प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोला जाता है पूरस्थ मूत्र मार्ग। इसके बाद आप एक छोटा सा भाग देख सकते हो यहाँ पर, ये तो सीक्वेंस याद रखना भाई, सबसे पहले शुक्राशय आए, शुक्राशय के बाद पूरस ग्रंथि, और पूरस ग्रंथि के बाद ये छोटा सा भाग है इसको बोलते हैं हम झिल्ली में मूत्र मार्ग। और इस झिल्ली में मूत्र मार्ग के बाहर की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक दूसरी ग्रंथि मिलती है जिसको हम बोलते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर ग्लैंड इसको बोला जाता है। अब इसका बाकी बचा हुआ जो भाग है, बाकी ये जो पूरा भाग बचा हुआ ना ये पूरा, इसको बोला जाता है क्या, स्पंजी मूत्र मार्ग। ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे आपको कुछ स्पंजी टिश्यू मिलेंगे, और वो स्पंजी टिश्यू किसमें हेल्प करते हैं भाई, मेल के इरेक्शन में। मेल में अगर हम देखें पेनिस जो होता है उसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं, वो क्या है उसका मतलब अभी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको दो टिश्यूज मिलते हैं मेनली, एक तो मिलता है हमको कॉर्पस स्पंजियोसम और एक मिलता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो जैसे आप देख सकते हो ये मूत्र मार्ग हो गया, ये है ना स्पंजी मूत्र मार्ग। तो इसके बाहर की साइड देखो जस्ट तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, और उसके लिटरल साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब देखो यहां पर है क्या, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये आगे आगे थोड़ा सा फैल जाता है, आप देख सकते हो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है, एक कॉनिकल स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ये जो डायलेटेड फैला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं हम सिशन मूत्र, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। अब इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्किन देखने मिलती है, थोड़ी लचीली और ढीली स्किन होती है जो आगे पीछे हो सकती है। इस स्किन को बोला जाता है अग्रछद या फिर फॉर स्किन बोलते हैं। और फिर इसी में अगर आप देखो कि बाहर की तरफ आप मूत्र मार्ग में ओपनिंग है जिसको हम मूत्राशय मुख बोल देते हैं, तो जिससे आपका यूरिथ्रा और सीमन, सॉरी जो सीमन और यूरिन है वो दोनों क्या होंगे, यहां से बाहर निकल। तो इसमें थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर याद रख लोगे भाई कि सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वास डिफरेंस आया। वास डिफरेंस क्या है, जो मूत्राशय है आपका उसके पीछे जाके थोड़ा सा फैल जाता है जिसको तुम्बिका बोलते हैं। उसके जस्ट बगल में ही शुक्राशय ग्रंथि होती है। वो शुक्राशय ग्रंथि क्या है, आपस में जुड़कर मतलब तुम्बिका और वो एक छोटी सी डक्ट बनाते हैं जिसे हम सैखल्य वाहिनी बोलते हैं। वो जाकर फिर कहाँ ओपन होती है, पूरस्थ मूत्र मार्ग के अंदर। ठीक है, फिर वहां से छोटा सा आगे आप जाओगे तो एक ग्रंथि मिलती है आपको, इसको कंदमूत्र पर ग्रंथि बोलते हैं। और फिर सबसे लास्ट का सबसे लंबा जो भाग होता है उसको हम स्पंजी मूत्र मार्ग बोल देते हैं, जिसके बाहर आपको
दो प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, एक तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अभी जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये लास्ट में जाके थोड़ा सा फैल जाता है, एक कॉनिकल स्ट्रक्चर को बनाता है। उस कॉनिकल स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं हम सिशन बोन। ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप देखो एक पतली सी स्किन होती है, ये जो आप देख सकते हो, तो ये जो पतली स्किन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम अग्रछद और फॉर स्किन या फिर प्रीपूस बोल देते हैं इसको। और फिर यहाँ पर ये लास्ट ओपनिंग है जहां से आपका जो वीर्य है और जो मूत्र है वो बाहर निकलेगा, जिसको हम मूत्राशय मुख बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट हो गई इन सब चीजों की, तो हमने समझ लिया कि भाई ये सारी जो चीजें हैं ये किस तरीके से अरेंज है आपकी। तो यहाँ पे देखो अब 3 ग्रंथियां यहाँ पर आ गई। इसके अलावा आप याद रख लेना भाई, ग्रंथि और लिखी थी टाइसन। तो आपका ये जो होता है ना शिशन मुंड, इसके जस्ट नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी छोटी छोटी ग्रंथियां मिलती है, जिनको हम टाइसन ग्रंथि बोलते हैं। क्या काम है इनका वो याद रखना अभी के लिए, कि वो एक वैक्सी सब्सटेंस को बनाती है जिसको मैग्मा बोलते हैं। क्या काम है इसका उसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो भाई नेक्स्ट हो गया भाई आपका सबसे पहले शुक्रवाहिनी, है ना, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नली है जो अधिवृषण से शुक्राणुओं को लेकर उदर गुहा में प्रवेश करती है और मूत्राशय से लूप बनाती हुई जाती है पीछे की साइड, है ना। इसका लास्ट का थोड़ा सा फैला हुआ भाग है जिसको तुम्बिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब याद रखना इससे काम क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले शुक्राणुओं का ग्रहण, दूसरा कुछ शुक्राणु जो मृत हो गए हैं उनको दोबारा से अवशोषित कर लेना, और मैथुन के टाइम पे याद रख लेना भाई, जैसे शुक्राणु यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाएंगे कैसे। तो अगर आप इस वास्ट डिफरेंस की बात करो, इसकी जो वॉल होती है उसमें आपको चिकनी पेशियां मिलती है, तो मैथुन के समय क्या उन चिकनी पेशियों में संकुचन होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से जो शुक्राणु है ये ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो इतना हो गया हमारा। तो इसके अलावा भाई याद रख लेना कि मैथुन के समय जो इनके अंदर कर्माकुंचन गति चल रही है वो शुक्राणुओं के स्थानांतरण में भी मदद करती है। इसके बाद लास्ट नेक्स्ट आपकी सैखलीय नली का, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। जैसा कि भाई अभी आपको समझाया कि तुम्बिका और उसके पास शुक्राशय ग्रंथि होती है, ये दोनों मिलकर एक छोटी सी नली बना देते हैं जिसे हम सैखलीय नली का या फिर वाहिनी या फिर इंग्लिश में इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते थे। और ये जाकर कहां पर ओपन हो जाएगी, मूत्र मार्ग का जो सबसे पहला भाग होता है जिसे हम पूरस्थ मूत्र मार्ग बोलते हैं, वहां पे जाकर ओपन हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर लास्ट जो नली आ गई भाई हमारी, वो कौन सी हो गई आपकी, वो हो गई आपकी मूत्र मार्ग और यूरेथ्रा। तो ये जैसा भी आपको बताया भाई कि अगर हम बात करें पुरुषों की, तो उसमें मूत्र और वीर्य दोनों के जाने के लिए एक सामान्य पथ होता है, लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है इसकी, है ना। और इसमें अगर आप देखोगे इसको 3 भाग में तोड़ते हैं। सबसे पहला भाग पूरस्थ मूत्र मार्ग, जो पूरस्थ ग्रंथि से घिरा हुआ रहता है। फिर दूसरा है झिल्लीमय मूत्र मार्ग, जो आपका जो कंद मूत्र पथ ग्रंथि है उससे घिरा हुआ रहता है। और सबसे लास्ट वाला भाग है जिसको स्पंजी मूत्र मार्ग बोलते हैं, जो आपके जो स्पंजी उत्तक होते हैं ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम, उससे घिरा हुआ रहता है। मेनली घिरने का जो काम है वो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही करता है। तो ये हो गया भाई। तो सबसे भाई हमने भी डिस्कस किया कि द्वितीय जनन अंग में सबसे पहला आपका आ जाएगा नलिकाएं, सहायक नलिका। फिर दूसरा जो हमको देखने मिलता है भाई वो है ग्रंथियां। एक चीज आप याद रखना भाई कि जैसे वे हमारे में जब इजैक्यूलेशन होता है ना, इजैक्यू मतलब जब वीर्य बॉडी से बाहर आता है, तो वीर्य के अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी, तो शुक्राणु होंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है उसके शुक्राणुओं के चारों तरफ हमें एक तरल मिलता है, उस तरल को हम बोलते हैं शुक्रिय प्लाज्मा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम सेमिनल प्लाज्मा। तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, तो अब याद रखना ये जो तरल बाहर आ रहा है शुक्राणुओं के साथ, जिसको हम शुक्रिय प्लाज्मा बोलते हैं, ये आपकी जो ग्रंथियां होती है मेल की, यही इसको बनाती है, जिनके कई सारे काम। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहली जो ग्रंथि हो गई आपकी वो हो गई शुक्राशय ग्रंथि। लोकेशन अभी आपको बता दी कि भाई अगर आप मूत्राशय की बात करो, यूरिनरी ब्लैडर की, तो उसके पीछे की साइड प्रेजेंट होती है और दोनों साइड होती है, तो एक जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई याद रखना भाई पहला क्या है, एक जोड़ी कुंडलिक थैली जैसी संरचना है जो मूत्राशय के पिछले भाग में उपस्थित होती है। इसके अलावा भी जैसे अगर हम बात करें
तो ये जो फ्लूइड रिलीज करती है वो एक थोड़ा सा चिपचिपा और एक क्षारीय द्रव्य होता है। अब जो फ्लूइड ये रिलीज करती है, मतलब यहाँ की जो कोशिका है वो एक तरल बनाती है, द्रव्य बनाती है। उस द्रव्य के अंदर अगर आप देखोगे आपको क्या क्या चीज देखने मिलती है। तो सबसे पहली चीज आपको उसके अंदर मिलता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज आपने भाई जैसे हमको खाना चाहिए, हमारी कोशिकाओं को खाना चाहिए, शुक्राणु भी तो शरीर की कोशिका है। तो जब वो बॉडी से बाहर जाएंगे मादा के अंदर, तो वहां पर उनको खाना तो चाहिए ना। तो जो फ्रक्टोज है वो क्या करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ऊर्जा का स्रोत होता है वहां पर। इसके अलावा भी जैसे एक चीज आप याद रखना भाई, जैसे ये अगर हम गर्भाशय की बात करें तो होता क्या भाई, नॉर्मली जब हम इंसेमिनेशन करते हैं तो जो शुक्राणु है वो यहाँ पर योनि में, और जो आपका ग्रीवा नाल होती है उसकी ओपनिंग पर शुक्राणुओं को, सीमन को छोड़ देते हैं। और आप लोगों ने भाई पढ़ा होगा भाई, जो थोड़ा बहुत निषेचन जो है, निषेचन होता है डिंब वाहिनी के अंदर। अब होना क्या, शुक्राणुओं को यहां से ट्रेवल करते हुए उस डिंब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाना है। तो फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए वो खुद तो स्विम करता ही है, लेकिन साथ में याद रख लेना कि जैसे भाई इंसेमिनेशन होता है, मतलब जो मेल वीर्य को स्त्रियों की बॉडी में छोड़ते हैं, तो होता क्या, स्त्रियों में जो गर्भाशय उनका संकुचन होने लग जाता है। अब भाई होगा क्या, जब इनका संकुचन होगा तो शुक्राणुओं की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, वो थोड़ा सा और जल्दी वहां पर पहुंच जाएगी। तो एक चीज आप याद रख लेना, दूसरा जो घटक इसके अंदर होता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो शुक्राणु मतलब जो गर्भाशय की चिकनी पेशियां होती है उनको संकुचन करवाएगा, जिससे होता है कि शुक्राणुओं की गति थोड़ी और बढ़ जाती है। इसके अलावा एक चीज याद रखना भाई, जैसे हमारे रक्त में आप बॉडी से खून को बाहर निकाल के रखो तो वो जम जाएगा, उसका स्कंदन हो जाता है। सेम चीज अगर हम सीमन को भी बॉडी से बाहर निकाल के रखते हैं तो वो भी जम जाता है, उसका स्कंदन हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है उससे। तो होता क्या है कि भाई जैसे ही मेल क्या करता है, सीमन को बॉडी में रिलीज करता है, तो सीमन जो है वहां पे वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है वहां पे। अब क्लॉटिंग जो होती है वो बेसी बात है, कराने के लिए कुछ ना कुछ कारक होंगे जिनको हम स्कंदक कारक बोलते हैं। तो शुक्राशय से जो तरल निकल रहा है उसके अंदर ये स्कंदन कारक होते हैं। काम क्या है कि भाई ये जो यहाँ पे स्पर्म रिलीज किए, ये स्पर्म वापस योनि से बाहर ना निकल आए, इसलिए इन सारे स्पर्म को चिपकाना होता है आपस में। और वो चिपकाने का जो काम है वो कौन करता है, ये स्कंदक कारक करता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना भाई, इनका काम क्या है, ये शुक्राणुओं को योनि से रिसने से रोकता है। तो वैसे एनसीईआरटी ने इन सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में नहीं लिखा है, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बता दो। तो पहली ग्रंथि हो गई आपकी शुक्राशय ग्रंथि। दूसरी जो ग्रंथि है जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं ना, पुरस्थ ग्रंथि। तो पहली बात, जैसे अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो कहां पर है ये, तो आपका ये जहां से आपका पुरस्थ मूत्र मार्ग होता है, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला भाग है यहाँ पर, ये आपको देखने मिलता है। तो एक डोनट शेप इमेजिन करोगे भाई, ये एक पाइप जा रहा है और उसके स्टार्टिंग में ऐसे क्या होगी, आपकी पुरस्थ ग्रंथि होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसमें दो तीन चीजें रखना भाई। पहले तो एक डोनट के आकार की होती है, जैसे आपका वड़ा आता है ना एक ऐसे गोल सा, ऐसी ग्रंथि होगी, क्योंकि पाइप है ना मूत्रमार्ग, उसके चारों तरफ है ऐसे, तो डोनट शेप की होती है। ठीक है, जो कि आपका पूरस्थ मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होती है। अब जैसे भाई आप चीज देखना, जो सीमन होता है मतलब जो वीर्य निकलता है, उस वीर्य का जो रंग है वो थोड़ा दूधिया होता है, यानी थोड़ा सा मिल्की कलर होता है। और वो जो मिल्की कलर है वो इस पूरस्थ के सिक्रीशन के कारण ही होता है। तो याद रख लेना भाई, ये एक क्षारीय मिल्की द्रव्य को रिलीज करती है। और अब उस द्रव्य के अंदर अगर आप देखो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो उसके अंदर आपको दो तीन चीजें मिलती है भाई। सबसे पहला तो सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको। अब सिट्रिक एसिड भाई, जैसे आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगा, है ना, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होती है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी और जो एटीपी बनती है वो उस क्रेब्स साइकिल से ही बनती है। तो जैसे भाई सेमिनल वेसिकल हो गए आपके, वो फ्रक्टोज दे रहा है जिससे ऊर्जा मिलेगी। सेम चीज पूरस ग्रंथि जो होती है वो सिट्रिक एसिड बनाती है, अगेन जो क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्लस प्रोस्टेट के अंदर कई सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे भाई आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारे एंजाइम इसके अंदर भी होते हैं। अब देखो कहानी क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कि सीमन जब रिलीज होता है
तो सीमन जब रिलीज हुआ तो वो जम जाता है, स्कंदन हो जाता है उसका। पर ऐसा तो नहीं कि वो इस स्कंदन के फॉर्म में ही ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, एक टाइम पे सारे स्पर्म को फ्री भी करना है। तो होता क्या है, कुछ टाइम तक तो वो ऐसे एक साथ ही जाते हैं, लेकिन भाई बाद में तो अलग अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने सुना होगा इनकी रेस लगती है, हर स्पर्म अलग अलग जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद ये जो क्लॉट है टूट जाता है, और इस क्लॉट को तोड़ने का जो काम है वो इस पूरस ग्रंथि के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वही करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई जैसे योनि के अंदर क्या हुआ, स्पर्म गए, तो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे जो कि शुक्राणुओं को मार सकते हैं। तो ये अपने साथ एक एंटीबायोटिक टाइप एक एंजाइम लेकर जाता है जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मिन। सेमिनल प्लाज्मिन क्या करेगा, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो भाई ये दूसरी ग्रंथि हो गई आपकी, जिसको हम पूरस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब तीसरी जो ग्रंथि है हमारी, दैट्स कॉल्ड, मतलब उसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल कॉपर्स, या फिर इसको कंद मूत्रपथ ग्रंथि बोलते हैं। लोकेशन अभी आपको बता दी कि भाई जो आपका पुरस्थ मूत्र मार्ग होगा, उसके बाद झिल्ली में मूत्र मार्ग आता है। उस झिल्ली में मूत्र मार्ग के साइड में अगर आप देखोगे एक जोड़ी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, वहां पे एक मसल होती है, उसको पेरिनियम पेशी बोलते हैं। उसके अंदर आपको ये ग्रंथि मिल जाएगी। अब होता क्या है, आप लोगों ने भाई देख, दो वर्ड आप याद रख लेना। एक होता है इजैक्यूलेशन। देखो इजैक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि वीर्य का शरीर से बाहर आना, वीर्य का शरीर से बाहर आना, इसे इजैक्यूलेशन बोलते हैं। कि भाई जब मैथुन करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, वीर्य बॉडी से बाहर आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड इजैक्यूलेशन। एक वर्ड और याद रख लेना, इमिशन। इसकी हिंदी कहीं दी नहीं, आप इसको इंग्लिश में ही याद रख लोगे। इमिशन क्या होता है कि भाई, होता क्या है भाई, जैसे सीमन के और वीर्य के बॉडी से बाहर आने से पहले, ये भाई जैसे भाई ये मूत्र मार्ग हो गया, और इसके स्टार्टिंग में ही यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, कंद मूत्रपथ ग्रंथि मिलेगी। और जो कंद मूत्रपथ ग्रंथि है, ये होते क्या है, मैथुन के समय, जब तक मैथुन कर रहे हैं लोग, तो उस टाइम पर ये एक क्षारीय तरल को बनाकर एक छोड़ती रहती है। मतलब इजैक्यूलेशन होने से पहले क्या होता रहता है, एक तरल निकलता रहता है, और वो तरल कहां से आ रहा होता है, वो तरल आता है आपका कंद मूत्रपथ ग्रंथि से, कंद मूत्रपथ ग्रंथि से आता है। अब उस तरल के दो काम है। देखो होता क्या भाई, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय में क्या हो रहा है, यूरिथ्रा से क्या है, यूरिन जा रहा है। तो यूरिन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और तो उसका जो मतलब मार्ग जो है वो कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। और याद रखना, अम्लीय कंडीशन में शुक्राणु मरने लग जाते हैं। तो एक तो पहला काम है कि भाई थोड़ा क्षारीय होता है, यहाँ से जो द्रव्य आ रहा है, तो वो यहाँ पे जो है अम्लीय मार्ग उसको उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा, मैथुन के समय भाई लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या भाई, वीर्य आने से पहले, इजैकुलेशन होने से पहले जो इमिशन हो रहा है, उसमें एक तरल ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता रहता है। और वो लिक्विड क्या करता है, जो मिथुन के टाइम पर स्नेहन लुब्रिकेशन का काम करता है। तो इस चीज को आप याद रख लेना भाई, कि भाई क्या है, मटर के दाने जितनी ग्रंथि है, दो जोड़ी, जो झिल्ली में मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित होती है। काम क्या है भाई, मैथुन के समय ये क्षारीय द्रव को निकालती है, जो शिशन को स्नेहन प्रदान करती है, मतलब लुब्रिकेंट की तरह काम करेगी। तो ये हो गया हमारा भाई तीन ग्रंथियों के बारे में, कौन कौन सी, मेनली इन्हीं पे आता है क्वेश्चन। शुक्राशय ग्रंथि हो गई, पुरस्थ ग्रंथि हो गई, और आपकी कंद मूत्रपथ ग्रंथि हो गई। ठीक है, इसके अलावा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मतलब टॉपिक का, बाहरी जनन इंद्रिय। भाई अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपके द्वितीय जनन अंग है उसके अंदर तीन चीजें आ गई। पहली होगी सहायक नलिकाएं, दूसरी होगी ग्रंथियां, अब तीसरा जो है वो है बाहरी जनन इंद्रिय। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे जनन तंत्र का वो चीज, वो भाग जो आप बाहर से देख सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया इसके अंदर पेनिस और शिशन। और जैसे शिशन आपको बता दिया भाई, कि भाई होता क्या है, इसके अंदर कई सारे टिश्यू मिलते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जैसे भाई ये मान लो ये मूत्र मार्ग है ना, ये जो बीच में जा रहा है ये मूत्र मार्ग होता है। और इस मूत्र मार्ग के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। ठीक है, तो भाई जैसे मूत्र मार्ग है, इसके चारों तरफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसा होता है।
और ऊपर की तरफ दो मासेस होते हैं किसके, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के। तो इनका काम क्या है कि भाई जब सेक्सुअली किसी को एक्टिव करते हैं, मान लो कोई मेल है वो सेक्सुअली क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो होता क्या है उस टाइम पर इन उत्तकों के अंदर, ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम है, इनमें रक्त भरने लग जाता है। और रक्त भरने की वजह से ही क्या है, जो पेनिस है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और उसमें उठान आने लग जाएगी, मतलब खड़ा होने लग जाएगा, जिसको उद्घर्षण व उठान, और इंग्लिश में इसको हम इरेक्शन बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इरेक्शन नहीं होगा भाई, पेनिस टाइट नहीं होगा, तो इनसेमिनेशन जो है ना, कि वीर्य सेचन, फीमेल की बॉडी में वो शुक्राणुओं को, वीर्य को रिलीज नहीं कर पाए। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई सेशन में होता क्या है, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है यही आगे आके थोड़ा सा फैल जाता है, जिसको हम सेशन मुंड बोलते हैं। और सेशन मुंड पे एक त्वचा रहती है, ढीली त्वचा, जिसको आगे पीछे कर सकते हैं, जिसको हम अग्रछद या फिर फॉरस्किन बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई होगा क्या, भाई सेशन का अंतिम वर्धित भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेशन मुंड बोलते हैं, जिसमें एक ढीली त्वचा होती है, जिसको अग्रछद या फिर फॉरस्किन या प्रीपूज बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा लास्ट भाई, जैसे अगर हम बात करें वृषण की, तो वृषण अगर आप देखो तो भाई पाउच के अंदर होते हैं, और उस पाउच को बोला जाता है क्या, वृषण कोश। काम आपको बता दिया कि भाई इनका काम क्या होगा, कि भाई जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर में तापमान है 37 डिग्री, और शुक्राणु बनने के लिए लगभग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसलिए शुक्राणु हमारे शरीर में ना होकर हमारे शरीर से बाहर उदर गुहा के अंदर एक थैली होती है, उस थैली को हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर स्थित होते हैं। तो ये इस चैप्टर का भाई हमारा जनन तंत्र का पहला टॉपिक हो गया, नर जनन तंत्र। तो ऑलमोस्ट जितना भी एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दे रखा है, उसमें हर एक लाइन को और हर एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। इतना आप पढ़ लो, सुन लो, रीड कर लो एनसीईआरटी से। चाहो तो आप साथ साथ पॉज करके इनको नोट्स भी बना सकते हो, डायग्राम वगैरह के भी। तो ये आपको बता दिया भाई, पहला पूरा पार्ट हो गया हमारा कि जो नर जनन तंत्र है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है। प्राथमिक जनन अंग पढ़ लिया, द्वितीय जनन अंग में सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाहरी जनन इंद्रिय, सब कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।